नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य से तुम्हें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारी पहली क्लासों में वर्णों के बारे में पढ़ा, वर्णों के भेद के बारे में पढ़ा, जो कि स्वर और व्यंजन थे। हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन किया। आज हम उन्हीं वर्णों की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, वर्णों की आकृति और उनके नियम। अब जो खड़ी पाई होती है ना दोस्तों, खड़ी पाई के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आज हम खड़ी पाई के आधार पर जो हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं उनका वर्गीकरण करके उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो खड़ी पाई है दोस्तों, खड़ी पाई के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। हम खड़ी पाई के आधार पर हमारे वर्णों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 श्रेणियों में बांटकर इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है अंत में खड़ी पाई वाले वर्ण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम उन वर्णों का अध्ययन करेंगे जिनके अंत में, जिनके बिल्कुल अंत में खड़ी पाई होती है। देखिए, अंत में खड़ी पाई वाले वर्ण, इन वर्णों के बिल्कुल अंत में दाई तरफ, दाया कौन सा होता है दोस्तों? ये जो हमारा सीधा हाथ होता है ना, ये होता है हमारा दाया। इन वर्णों के बिल्कुल अंत में दाई तरफ पूरी खड़ी पाई होती है। ठीक है, अब खड़ी पाई क्या होगी दोस्तों? इसके नाम से ही पता चलता है, खड़ी। इस तरह दो होती हैं दोस्तों, एक तो खड़ी और एक पड़ी। ये पड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन। ये जो खड़ी लाइन है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम खड़ी पाई। और ये जो लाइन होती है दोस्तों, जिसको हम पड़ी लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ठीक है, शिरोरेखा के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम खड़ी पाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अंत में खड़ी पाई वाले वर्ण के अंदर है, इन वर्णों के बिल्कुल अंत में दाई तरफ पूरी खड़ी पाई होती है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसके अंदर जो खड़ी पाई वाले वर्ण है ना दोस्तों, जो खड़ी पाई वाले वर्ण हैं जिनके बिल्कुल अंत में खड़ी पाई होती है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए, जैसे कि ये है, इस तरह ये जितने भी हैं दोस्तों, यहाँ तक ये सारे हमारे ऐसे वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला के जिनके देखो बिल्कुल अंत में, इनके लास्ट में दाई तरफ ही पूरी खड़ी पाई है, पूर्ण खड़ी पाई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्ण जिनके बिल्कुल अंत में खड़ी पाई होती है। अब इनको दोस्तों आधा करने का नियम, साथ के साथ ना हम इनके नियमों का भी अध्ययन करते चलेंगे कि इनको आधा हम किस नियम के आधार पर कर सकते हैं, इनको आधा हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि ये पूर्ण वर्ण है, इनको हम आधा कैसे लिखेंगे, ये उसी का नियम है, उसी के बारे में ये नियम बताता है। तो इन वर्णों को, किन वर्णों को? जिनके अंत में पूर्ण खड़ी पाई हो, उन वर्णों का ये नियम है, आधा करने का नियम। इन्हें आधा लिखते समय इनके दाई तरफ वाली पाई को पूरी तरह हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नियम क्या कह रहा है? ये नियम ये कह रहा है दोस्तों, जो अंत में खड़ी पाई है ना, हम उसको हटा देंगे तो वह वर्ण आधा हो जाएगा, वह वर्ण आधा रह जाएगा। यही इसको लिखने का नियम है। देखिए, अंत में खड़ी पाई वाले वर्ण हैं और ये नियम क्या है? आधा करने का नियम। जो अंत में खड़ी पाई है ना, उसको ही हटा दिया तो यह नियम बन जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे इन्हें आधा लिखते समय इनके दाई तरफ वाली पाई को पूरी तरह हटा दिया जाता है। जैसे ये देखिए, 11 प्यार। अब 11 है दोस्तों, 11, इसमें ग देखो, ये ग है ना, इसमें से क्या किया? ये होता है हमारा ग। इसमें से क्या किया हमने? ये जो खड़ी पाई है ना, इसको हटा दिया तो ये रह गया ग। ये देखिए, ये है हमारा ग। तो इस तरह ये आधा ग हो गया और हमारा बन गया 11। इसी प्रकार होगा दोस्तों प्यार। इसमें प देखिए, प होगा, ये रहा प। ठीक है, ये हो गया हमारा प। अब इसमें से अगर हम खड़ी पाई हटा देंगे, ये देखो, ये है खड़ी पाई हमारी,
ये खड़ी पाई हो गई। इसमें से अगर हम इसको यहाँ पे हटा देंगे तो ये भी हमारा रह जाएगा ऐसे आधा पैर, आधा पैर रह जाएगा। तो ये बनेगा हमारा जैसे कि एक शब्द प्यार। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम यही कह रहा है कि अगर हम इस दाई तरफ वाली पाई को अगर पूर्ण रूप से हटा देंगे तो वह वर्ण आधा लिखा जाएगा। यही इसका नियम है। अब अगला देखते हैं, मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण। अब दोस्तों वे वर्ण आ गए जिनके मध्य में खड़ी पाई होती है, इनके दाई तरफ नहीं होगी, बिल्कुल बीचों बीच खड़ी पाई होती है। देखिए, मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण, इन वर्णों के बिल्कुल बीच में खड़ी पाई होती है और अक्षर का हिस्सा, जो अक्षर है ना, अक्षर का हिस्सा पाई के दोनों तरफ, दाईं ओर भी बाईं ओर भी, ठीक है, अक्षर का हिस्सा पाई के दोनों तरफ फैला होता है। कैसे? जैसे कि क है, ये देखिए क है, क हो गया हमारा। इसके बीचों बीच में दोस्तों ये है हमारी खड़ी पाई और अक्षर के दोनों तरफ, ये देखिए दोनों तरफ है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला, दोनों तरफ ये फैला हुआ है। यही ये कह रहा है कि मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण, इनके मध्य में खड़ी पाई है, इसलिए ये मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। इन वर्णों के बिल्कुल बीच में खड़ी पाई होती है, ये रही, और अक्षर का हिस्सा पाई के दोनों तरफ फैला होता है। जैसे देखिए ये फैला हुआ। इसी प्रकार एक और वर्ण है दोस्तों, फै, फै, ये देखिए सेम इसी प्रकार से इसके भी बीच में खड़ी पाई है और दोनों तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा क और फै, ये हो गया हमारा क और फै। उदाहरण है दोस्तों क और फै। अब आधा करने का नियम। अब जो हमारे जिन वर्णों के मध्य में खड़ी पाई है ना, उनको आधा करने का नियम भी हम देखते हैं कि उनको आधा करने का नियम क्या कहता है, किस नियम के आधार पर हम उनको आधा वर्ण लिख सकते हैं। इन्हें आधा करने के लिए पाई को नहीं काटते, क्योंकि पहले वाले में हमने पढ़ा था दोस्तों, जब हम इन वर्णों को आधा लिखते हैं, जिन वर्णों के बिल्कुल अंत में दाईं ओर खड़ी पाई होती है उसको हम पाई को हटा देते थे तो आधा वर्ण लिख देते थे। लेकिन जिन वर्णों के बीच में, जिन वर्णों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी पाई होगी तो वहां से हम पाई को नहीं हटाएंगे। इन्हें आधा करने के लिए पाई को नहीं काटते, बल्कि पाई के दाईं तरफ, मैंने पहले भी बताया था दायां तरफ होता है दोस्तों ये वाला, बल्कि पाई के दाईं तरफ वाले झुके हुए हिस्से, जैसे कि ये है, ठीक है, पाई का दायां तरफ हो गया ये वाला, पाई के दाईं तरफ वाले झुके हुए हिस्से, हुक, देखो हुक सा बना हुआ ना ऐसे करके, ये हुक टाइप बना हुआ है, हिस्से को आधा काट देते हैं। जैसे क्या, वक्त, मुफ्त। अब ये झुका हुआ हिस्सा ना, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये आधा हो जाएगा। यही ये नियम कहता है कि इन्हें आधा करने के लिए पाई को नहीं काटते, बल्कि पाई के दाईं तरफ वाले झुके हुए हिस्से को आधा काट दिया जाता है। जैसे कि क्या, वक्त, मुफ्त। ठीक है दोस्तों, तो ये इन दोनों के हो गए हमारे यहाँ उदाहरण नियम के। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य में खड़ी पाई वाले जो वर्ण हैं उनको आधा करने का नियम। अब आता है दोस्तों हमारा तीसरा, बिना खड़ी पाई वाले वर्ण। एक तो हमने अध्ययन किया ये वाला जिनके अंत में खड़ी पाई होती है, दूसरा हमने अध्ययन किया जिनके मध्य में खड़ी पाई होती है। अब तीसरा हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों जिनमें खड़ी पाई नहीं होती। ठीक है, बिना खड़ी पाई वाले वर्ण। इन वर्णों में खड़ी पाई बिल्कुल नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो हल्की सी होती है दोस्तों, लेकिन उसको हम खड़ी पाई नहीं कह सकते। जैसे कि डे में देखिए, जब हम डे लिखते हैं ना ऐसे हल्का सा करके ऐसे बनाते हैं, तो ये बिल्कुल इतनी सी खड़ी पाई, इसको हम खड़ी पाई नहीं कह सकते। खड़ी पाई हमारी ये होगी जो कि
पूर्ण होती है। तो बिना खड़ी पाई वाले वर्ण, इन वर्णों में खड़ी पाई बिल्कुल नहीं होती। ये नीचे से पूरी तरह घुमावदार या गोल होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए दोस्तों, ये हो गए हमारे, ये है ना, इनमें खड़ी पाई बिल्कुल नहीं है। जैसे इसको, ये हो गया हमारा अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, है और र। इनमें दोस्तों हमारी खड़ी पाई नहीं है। तो ये हो गए हमारे बिना खड़ी पाई वाले वर्ण। अब देखते हैं दोस्तों इसको आधा करने का नियम। ठीक है, इसको आधा करने का नियम, आधा करने का नियम का अर्थ होता है दोस्तों कि ये जो बिना खड़ी पाई वाले वर्ण है ना, इनको हम आधा किस प्रकार से लिख सकते हैं, यही ये नियम बताएगा। देखते हैं, इन्हें आधा लिखने के लिए, किन्हें, बिना खड़ी पाई वाले वर्णों को, इन्हें आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे मिट्टी, द्वारा। ठीक है, अब देखिए द्वारा जो लिखा होता है ना दोस्तों, ऐसे भी लिखते हैं हम, और अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें द आधा होता है, इसमें जो द है हमारा आधा होगा। जब आधा लिखते हैं ना, यही ये नियम कहता है कि उसके नीचे हलंत लगाकर हम उसको लिख सकते हैं। जैसे हमने मिट्टी में देखिए, यहाँ पे टै पे बीच में हलंत लगा दिया, इसका मतलब ये आधा है। इसी प्रकार द्वारा में यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, ये वाला, इसका मतलब ये द हमारा आधा है। ये हो गया दोस्तों हमारा बिना खड़ी पाई वाले वर्ण और उनको आधा लिखने का नियम। तो ये था दोस्तों हमारा वर्णों का वर्गीकरण, उनकी आकृति के आधार पर, खड़ी पाई के आधार पर। यहाँ पर दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन वर्णों को लिखने में 1-2% के तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग सभी इन वर्णों से बनने वाले शब्दों को लिखने में सभी गलती करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। जिन वर्णों में दोस्तों इस प्रकार होगा ना, जैसे कि देखियो यहाँ पे एक जीरो सी बन रही है। ठीक है, जीरो सी बन रही है। एक होगा, देखिए इसमें भी देखिए जीरो बन रही है दोस्तों। हमने अभी पढ़ा खड़ी पाई के बारे में, ये होती है हमारी खड़ी पाई और ये होती है हमारी पड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा। इसको बोलते हैं खड़ी पाई, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे जितने भी वर्ण है ना, सब के ऊपर ये हमारी लगती है। जैसे क है, इसके ऊपर लग गई शिरोरेखा, ख, इसके ऊपर लग गई शिरोरेखा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहीं ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जिनके ऊपर, जिस किसी वर्ण के ऊपर इस प्रकार की बिंदु होगी तो उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरेगी। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के अंदर इस प्रकार का कोई वर्ण होगा तो इसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरेगी। जैसे कि इतनी ही शिरोरेखा यहाँ पर आएगी। ठीक है, अगर दोस्तों ये कहीं पर होंगे तो शिरोरेखा को हम वहां से तोड़कर आगे उसको लिखेंगे, लेकिन इनके ऊपर से शिरोरेखा कभी नहीं गुजरेगी। जिस प्रकार के ऐसे और भी वर्ण होंगे दोस्तों, उनके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात देखिए ये है दोस्तों, जैसे कि एक हो गया हमारा घ वर्ण और दूसरा हो गया हमारा ध। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन ये रहता है लिखते टाइम, ये है हमारा घ और ये है ध धनुष, ये घ से घड़ा। इसके इस वर्ण के बिल्कुल ऊपर से पूर्ण रूप से शिरोरेखा गुजरती है, लेकिन इसके ऊपर से नहीं गुजरती। इसके ऊपर से भी हम ऐसे गुजार देंगे ना दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूजन होगा और ये गलत भी होगा। तो इसलिए जो हमारा धनुष होता है उसके ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरेगी। इसकी शिरोरेखा हमारी बिल्कुल यहाँ तक ही आएगी। जिस किसी वर्ण के ऊपर इस प्रकार का होगा ना, तो वहां से शिरोरेखा को हम तोड़ कर ही उसको आगे लिखेंगे, उसके ऊपर से नहीं गुजारेंगे। ये है दोस्तों, जितने भी वर्ण हैं दोस्तों, जिनके ऊपर इस प्रकार का बना हुआ होगा ना, वहां से शिरोरेखा
नहीं गुजरेगी। तो ये है दोस्तों हमारी शिरोरेखा का भी एक नियम। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।